अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मंजर हसन स्टडी पॉइंट से और आपका वेलकम है स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले थ्री क्लासेस में जो मैंने आपको क्लासेस दी है कैपिटल मार्केट, बैंकिंग सेक्टर्स, अब उससे कुछ आने वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो हमने पढ़ा। पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें करना कैसे है। पढ़ने के बाद क्वेश्चन को असिस्ट करना और उसे कंप्लीट करना, ये फाइनली जो है किसी एग्जाम का एक प्रोसेस होता है, उसके बाद ही हम क्वालिफाई कर पाएंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं एएमयू 2017 में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे। जो हमने पढ़ाया था बैंकिंग और कैपिटल से कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा आपके सामने कंप्लीट करने की। एक क्वेश्चन आया हुआ है एएमयू 2017 में, इन विच एरिया द पब्लिक सेक्टर इज द मोस्ट डोमिनेंट इन इंडिया। याद रखिएगा, कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम जो है ये भारत में सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, ट्रांसपोर्ट और स्टील प्रोडक्शंस को लेकर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लेकर। बैंकिंग सेक्टर्स जो है पब्लिक सेक्टर्स में, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, 11th नेशनलाइज्ड है, प्लस 1 हमारा एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनको मिलाकर हमारे पास 12 बैंक है। तो विच एरिया पब्लिक सेक्टर इज मोस्ट डोमिनेंट इन इंडिया इज कॉमर्शियल बैंक। सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट है वो हमारा कॉमर्शियल बैंक है। आंसर इज 1। तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, जो हमने पढ़ाया क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, आपको केयरफुली उस पर देखना है। जैसे क्वेश्चन और आया हुआ है, which of the following is not the part of the machinery means of setting industrial disputes। याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को लेकर इंडस्ट्रियल्स ट्रिब्यूनल्स और इंडियन ट्रिब्यूनल्स सेक्शन 11 कहता है कि कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और उनके वर्कर्स में या मशीनरीज डिस्प्यूट्स होता है, उसको डिस्प्यूट्स को जो फाइनली जो उसमें मशीनरीज को जो डिस्प्यूट को सॉल्व करता है वो कॉन्सलेशन ऑफिसर्स है, बोर्ड ऑफ कॉन्सलेशन है, लेबर कोर्ट है। लेकिन वर्क कमिटी जो है वो इसके पार्ट का मेंबर नहीं है, बट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मशीनरी मेन फॉर सेटलिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो आंसर इज 3। वर्क कमिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ द मशीनरी मेन फॉर सेटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अब हम आगे तो कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया हुआ है, फिक्स कॉस्ट विच द फॉलोइंग इज द फिक्स कॉस्ट टू अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन अ शॉर्ट रन। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग शॉर्ट रन के लिए हो रहा है तो कौन सा फिक्स कॉस्ट होगा। देखिए, कॉस्ट दो तरह का होता है, एक फिक्स कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज फिक्स्ड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं, अपने फर्म में लगा रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग्स है, मशीनरीज है, कुछ टूल्स है, they are the called fixed assets, and some fixed assets will like some variable assets like wages, some variable assets like raw materials। बट यहाँ पे कहा कि शॉर्ट टर्म, देखिए लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, इट डजेंट मैटर। अगर कोई फिक्स कॉस्ट लगे, जैसे इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग, अगर हम अपने एसेट्स पर बिल्डिंग पे कुछ इंश्योरेंस कराते हैं, वो पूरा 1 ईयरली चार्ज है, तो 1 ईयर का जो चार्ज होता है उसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। तो इसने कहा कि मुझे द फॉलोइंग इज द फिक्स कॉस्ट। ओवर टाइम पेमेंट ये वेरिएबल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी ये भी वेरिएबल है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स ये भी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट क्या हुआ, अगर हम किसी अपने फिक्स एसेट्स पे कोई इंश्योरेंस कर रहे हैं या फिक्स एसेट को परचेज कर रहे हैं, तो वो हमारा फिक्स कॉस्ट के अंदर मेजरमेंट किया जाएगा। आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट, पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स में नवरत्ना की बात की जाती है, जिसमें ऑलरेडी 9 कंपनीज को लिया गया था नवरत्ना। इसको लिया गया था 1997 में, यूनियन बजट जब प्रेजेंट हुआ, उस प्रेजेंट में भारत सरकार ने नवरत्ना को अपने अंदर लिया और बेसिकली 9 पीसीयूज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को नवरत्ना की कैटेगरीज में रखा गया था। अब हम देखते हैं यहां से क्वेश्चंस कुछ गवर्नमेंट की
जो छोटे छोटे योजनाएं होते हैं वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको छोटे छोटे योजनाएं देखना पड़ेगा। जैसे कि एक योजना पूछ रखा है स्टैंड अप इंडिया, यानी कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो लॉन्च हुआ था वो SC ST एंड वुमेन्स इंटरप्राइजेस के लिए था। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन्स कि एक कह सकते हैं कि उनको प्रमोट करने के लिए, एम्पावरमेंट, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम निकाला था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन्स के इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट को इम्प्रूव किया जाए थ्रू द स्टैंड अप इंडिया। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर्स में। अब आइए, ये कॉर्पोरेट जीके के क्वेश्चंस है। कॉर्पोरेट जीके, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैपिटल गेन अराइजेस। याद रखिए कैपिटल गेन की जब बात करेंगे तो हम याद रखिए सेल ऑफ एसेट। अगर हम किसी एसेट को सेल करते हैं, हम किसी एसेट को सेल करते हैं, उससे अगर हमारा प्रॉफिट होता है या उस सेल्स एसेट्स का वैल्यू बढ़ता रहता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। तो याद रखिएगा इसमें सबसे जो बेस्ट आंसर है वो है व्हेन वी यू परचेज अ पेंटिंग एंड देयर इज एन इंक्रीज इन इट्स वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स पॉपुलैरिटी। अगर किसी भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है उसकी पॉपुलैरिटी से, उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट सेल करेंगे, बेचेंगे, वो हमारा किसके अंदर है? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब जो पैसा हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है किसी चीज को परचेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी परचेज अ लैंड, वी परचेज अ बिल्डिंग्स, तो उस बिल्डिंग के जो सेल करने के बाद जो एक्चुअल कॉस्ट था उसके बाद जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं। तो कैपिटल गेन ऑलवेज याद रखिएगा, हमारा कोई भी एसेट्स परचेज कर रहे हैं उसका वैल्यू बढ़ रहा है तो हम उसे कैपिटल गेन के अंदर रखते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आर लीडिंग एजेंसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। याद रखिए नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी NDA। क्वेश्चन बहुत यहां से आता है पेपर में। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गन्स है यूएनओ का पार्ट है जो देखता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम 2 मिनट में थोड़ा सा देख लें यूएनओ के बारे में। यूएनओ है क्या? यूएनओ को फॉर्मेशन किया गया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और इसकी जो सेटअप हुई थी 1944 में। The UK, US, China and France met in Washington and agreed a blueprint on a proposal of World Organization's UNO, and the name UNO was given by US President Franklin D. Roosevelt. और finally 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया और वर्ल्ड में एक ऐसा बॉडी बना जो पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करेगा। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनमें ये भी फंक्शंस हैं जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशंस के यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को देखता है। आंसर इज 4। बहुत गौर से आपको पेपर्स में सारे आंसर्स को देखने होंगे, समझने होंगे, और आप जब चीजों को नेक्स्ट क्लास हम कराएंगे, इसमें जो हमारे नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। वहां पे हम काफी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए चीज जैसे यूएनओ, WTO, IMF, सार्क, एशियान, कॉमनवेल्थ, नाटो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो नाटो के ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे जिससे आपको आइडियाज मिल जाएंगे। क्वेश्चंस क्यों वॉर हुआ, नाटो में कितने मेंबर्स है, नाटो में यूक्रेन ज्वाइन हुआ तो रशिया को क्या प्रॉब्लम्स था, इसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो डालेंगे। नेक्स्ट अब एक निक्की, याद रखिएगा ये कॉर्पोरेट शेयर मार्केट से क्वेश्चन है। निक्की जो है ये एक शेयर मार्केट है टोक्यो का, शेयर प्राइस इंडेक्स इसको कह सकते हैं, शेयर प्राइस इंडेक्स। जैसे कि भारत देश का जो शेयर प्राइस इंडेक्स है, जैसे BSE, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज,
बेसिक स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर्स को हम कहते हैं सेंसेक्स। कहते हैं सेंसेक्स में गिरावट हुई, सेंसेक्स में उछाल आया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी। तो याद रखिएगा वर्ल्ड में भी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कि यूएस का नैस्डैक, न्यूयॉर्क, डो जोन्स, है ना। उसी तरह निक्की जापान का है ना। आप हांगकांग है ना, हैंगशैंग, इस तरह के कुछ स्टॉक एक्सचेंज है जो आपको मैं बाद में क्लासेस करा के उसको नोट करवाऊंगा। तो जितने भी डेवलप नेशन है 4-5, उनके जो शेयर मार्केट के जो इंडिकेटर्स हैं उनको याद करना। याद रखिएगा ये बहुत बार आया हुआ यूएस का नैस्डैक हर पेपर में, मैथ्स के पेपर में और कैट के पेपर में भी बहुत बार पूछ चुका है नैस्डैक के बारे में, है ना। तो आपको थोड़ा सा जो इंटरनेशनल इंडिकेटर्स है उनको देखना पड़ेगा आपको। तो याद रखिएगा निक्की किस कंट्री का शेयर प्राइसेस है, जापान, टोक्यो का ये शेयर प्राइसेस इंडिकेटर है। जैसे बीएससी का, सेंसेक्स, एनएससी का, निफ्टी, उसी तरह शेयर प्राइस में टोक्यो निक्की जो है वो जापान के इंडिकेटर्स है। ये क्वेश्चंस में अक्सर पेपर में बहुत बार आया हुआ है। अब एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी आपने सुना होगा, ये प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटीज के ऊपर होता है। ये एक तरह का जो हाईली रेपुटेड प्रोडक्शन होता है, जिसमें कुछ ब्रांडेड प्रोडक्शन की बात कहा जाता है कि ये ब्रांडेड शूज है, ये ब्रांडेड कपड़े हैं, उनमें जो टैक्स लगता है उसको एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहता है और उस प्रोडक्शन में जो इंडिया के अंदर हाईली जो रेपुटेड प्रोडक्शन होते हैं, उसमें प्रोडक्शन कमोडिटीज में एक्साइज ड्यूटी लगता है। और याद रखिएगा एक तरह का ये वैट है, इस तरह का ये वैल्यू एडेड टैक्स है जो प्रोडक्शन कमोडिटीज पे लगता है, एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी बेसिकली लगता है हमारा प्रोडक्शन कमोडिटीज पे। अब आइए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट के बारे में, देखिएगा। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन सेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे पावर्स हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे, इट कंसिस्ट द पार्लियामेंट, द मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट कैसे बनता है? आप लोग सोचते हैं अगर मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा पे हम टिक करेंगे तो ऐसा राइट हो जाएगा, बट याद रखिएगा आर्टिकल 79 कहता है कि प्रेसिडेंट कॉन्सिस्ट, पार्लियामेंट कॉन्सिस्ट प्रेसिडेंट, द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड द मेंबर ऑफ राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर प्रेसिडेंट बनता है। तो प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होते हैं डिसाइड करने का, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो ये कॉन्सेप्ट है हमने इसको लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट्स होता है। इसके पास कुछ पावर्स हैं। तो जैसे कि अगर स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशंस है उनको चेक करने के लिए ये फाइनेंस कमीशन की बात करता है कि किस तरह से हम इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो ये नेक्स्ट क्या, फाइनेंस कमीशन। so, और भी बहुत सारे पावर्स हैं जो हम इंडियन पॉलिटी जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे उसमें सारे आपको प्रेसिडेंट के बारे में जितने पावर्स हैं, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारा हम पावर जो है आप पे डिस्कस करेंगे। आइए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। याद रखिएगा कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है। अब आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि यहां पर जो है आपको लगेगा सिर्फ पब्लिक, जहां पे सेविंग की बात कर रही है, ऑप्शंस को देखेंगे हम तो ये सेविंग की बात कर रहा है कि किस सेविंग से हम, किस सरप्लस से हम कैपिटल सोर्स निकालेंगे। याद रखिएगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखना है कि जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जो शेयर्स परचेज करता है वो कौन करता है, शेयर्स होल्डर करते हैं। और शेयर होल्डर कहां से करेंगे, उनका हाउस होल्ड सेविंग होता है। तो सेविंग इज इक्वल टू, अगर हम सेविंग की बात करेंगे तो टोटल इनकम
माइनस डिस्पोजेबल इनकम। हम जैसे टोटल इनकम से डिस्पोजेबल इनकम को माइनस करेंगे, सेविंग आ जाएगा। तो जितने भी हाउस होल्ड सेविंग है, जिनके पास पैसा है, वो क्या करते हैं, वो कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो देश में जो शेयर में पैसा लगाता है, जैसे हम और आप जब शेयर लगाते हैं, तो जब तक हमारे पास सेविंग नहीं होगा तो हम इसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया हैज हाउस होल्ड सेविंग। याद रखिएगा, पब्लिक सेक्टर सेविंग नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर सेविंग नहीं। अगर पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया आपको तो आपका आंसर चेंज हो गया, लेकिन कहता कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, लेकिन ऑप्शंस आपका सेविंग ना देके सिर्फ सेक्टर्स लिखता तो आपका आंसर होता है कि पब्लिक सेक्टर से हम एक ह्यूज कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शंस को चेंज कर दिया इसने, ऑप्शन में सेविंग डाल दिया। तो आपको ध्यान देना कि कैपिटल फॉर्मेशन कौन कर सकता है, तो शेयर होल्डर्स परचेस करते हैं, और शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो जनरल पब्लिक होते हैं, और जिनका सेविंग कहां से होगा, हाउस होल्ड सेविंग। बड़ा केयरफुली आंसर देना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। वी नो द प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस यूनियन बजट। अच्छा, हम आइए नीचे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को, टाइम कम है हमारे पास। देखिए, अब हमने जो बैंकिंग से क्वेश्चंस आपसे पूछा, क्लासेस जो हमने बैंकिंग से लिए थे, पहले हम देखते हैं कि बैंकिंग जो हमने पढ़ाया था उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में मिल रहे हैं। क्वेश्चंस है द लोअरिंग द बैंक रेट बाय आरबीआई लीड्स। अगर आरबीआई बैंक रेट को थोड़ा कम करता है, इससे क्या होगा, याद रखिए कभी भी रेट को, चाहे वो रेपो रेट हो और बैंक रेट हो, मैंने आपको बताया था क्लासेस में, जो नए लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं वो हमारे पिछले वीडियोस में जाके देखेंगे तो उनको सारी चीजें मिल जाएगा। रेपो रेट ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मतलब आरबीआई जो पैसा ट्रांसफर करता है शॉर्ट टर्म के लिए तो वो रेपो रेट से होगा, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट से होगा। जब वो बैंक रेट को देना चाहता है और रेट को कम करना चाहता है, इसका मतलब आरबीआई चाहता है कि पैसा कहां पहुंचे, पैसा का फ्लो बढ़ जाए लोगों के पास। तो इसका मतलब ये होता है कि मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। जहां कोई भी रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट को अगर कम करने की बात हो गया तो आप समझ जाइएगा आरबीआई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हम पब्लिक के पास भेजें, क्योंकि सस्ते रेट पे अगर पैसा मिलेगा तो सारे बैंक लेंगे और सारे पब्लिक इसको लेंडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो लोअरिंग द बैंक रेट बाय द आरबीआई लीड्स टू मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो आंसर इज ए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से है, कॉर्पोरेट जीके, ये भी कॉर्पोरेट जीके क्वेश्चन है। ये इसके ऊपर है, जीडीपी और एनडीपी के ऊपर है। याद रखिएगा, जीडीपी को अगर हम डिफाइन करते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द नेशन ड्यूरिंग अ वन अकाउंटिंग ईयर। तो याद रखिएगा वो बन गया हमारा नेशनल इनकम। लेकिन अगर थोड़ा सा डेफिनेशन को हम चेंज करते हैं, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द नेशन, तो वो बन जाता है हमारा जीडीपी। तो याद रखिएगा जीडीपी जो है वो बेटर देन नेशनल इनकम, इज द बेटर मेजरमेंट इन द नेशनल इनकम। याद रखिएगा किसी भी नेशंस का जब हम डेवलपमेंट को मेजरमेंट करते हैं वो हम जीडीपी से करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ग्रॉस और भी चीजें ऐसी हैं जो छुपे हुए होते हैं। जैसे कि अगर हम ग्रॉस जीडीपी से हम अगर नेट पे जाएंगे तो हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। तो याद रखिएगा जीडीपी इज बेटर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम देन जीएनपी, और जीएनपी इज ऑलवेज हायर देन जीडीपी। याद रखिएगा इसमें ऑप्शन जो है वो सिर्फ 1 सही है। इसमें आंसर्स, consider the following statement: GDP is the better measurement of national income than GNP and GNP is the always higher than GDP। याद रखिएगा first option is right, GDP is the better measurement of national income
देन जीएनपी। याद रखिएगा जीडीपी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनेंस गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द नेशन। इसलिए याद रखिए कभी भी हम अगर नेशनल इनकम को जो मेजरमेंट करते हैं, किसी भी देश के डेवलपमेंट को जो मेजरमेंट करते हैं वो हम करते हैं जीडीपी। और याद रखिएगा कभी भी जीडीपी जो है वो जीएनपी से ज्यादा होता है, क्योंकि जीडीपी में हम माइनस करते हैं, जीडीपी में हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तब बन के हमारे पास आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जैसे कि ऑलवेज जीडीपी जो है हमारे पास ज्यादा रहेगा, तो इसलिए सेकेंड इज रॉन्ग आंसर, फर्स्ट इज राइट, ओनली वन इज द राइट आंसर, तो आंसर इज ए। तो अब इसमें याद रखिएगा कभी भी नेशनल इनकम जीडीपी को पढ़ने से पहले आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स वर्ड्स आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम जीडीपी से जीएनपी निकालेंगे और जीएनपी से कैसे हम एनएनपी निकालेंगे। याद रखिएगा जीडीपी से अगर हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को तो निकलता है जीएनपी, तो इसलिए ऑलवेज जीडीपी हमारा ज्यादा रहेगा और किसी भी नेशंस के डेवलपमेंट को जो मेजरमेंट करेंगे वो करते हैं हम जीडीपी से। नेक्स्ट आइए, इसमें और कुछ क्वेश्चंस हैं हम जो कैलकुलेट कर ले, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लें। दादा भाई नौरोजी, याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी नाम है। ही वाज द मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, बिल्कुल सही बात है। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था 1886 में एट कैलकाटा में। इस कॉन्फ्रेंस में दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक लिखी थी पॉवर्टी इन अर्न ब्रिटिश रूल। उसमें फर्स्ट टाइम उन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया था। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्स है उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, यहां से रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन ले जाके वापस ब्रिटेन से इंडिया फाइनल गुड्स भेज रही है और इंडिया को रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट टाइम जो कैलकुलेट किया था इन्होंने नेशनल इनकम को और पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम की बात की थी ₹20। ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है द फर्स्ट साइंटिफिक मेथड कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय इंडियन प्रोफेसर VKRV नहारी राव, बिल्कुल ये भी राइट ऑप्शन है। फर्स्ट टाइम जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस हुआ था 1948 में वो VKRV राव ने किया था। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे सही हैं। आंसर इज थर्ड इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2 इज द फॉलो। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, द लार्जेस्ट शेयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया। मैंने अभी आपको बताया था कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशंस होगा तो जीडीपी को हम डिफाइन करेंगे द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अ 1 ईयर। तो किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशंस है? याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर्स, फिर इंडस्ट्री सेक्टर्स, उसके बाद आप देखेंगे एग्रीकल्चर्स। तो सर्विस सेक्टर्स का 54% कंट्रीब्यूशन है अप्रोक्स जीडीपी में। तो याद रखिएगा आंसर इज सर्विस सेक्टर, एटलीस्ट 54% कंट्रीब्यूशन है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्विस सेक्टर्स का। बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सारा सेक्टर्स कम अंडर द सर्विस सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब इस तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर। याद रखिएगा HDI निकालता कौन है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं आउट ऑफ 188 कंट्रीज में उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है। तो याद रखिएगा ऑलवेज नॉर्वे है, कुछ कंट्रीज है जो नंबर 1 पे ऑलवेज रहता है। तो उसमें जो पैरामीटर्स में है जैसे कि लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लोगों कैसा है, हेल्थ फैसिलिटी कैसा है, स्कूलिंग कैसा है, पर कैपिटा इनकम कैसा है, और एक इंपॉर्टेंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, वे हेल्थ पे डिपेंड है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन इंडिकेटर्स। याद रखिएगा
लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये ऐसा इंडिकेटर्स है जो बताता है एचडीआई में आपका क्या रैंक है। भारत का रैंक जो है 131 और आउट ऑफ 180 नेशंस के बीच में 131 रैंक है, जो कि बहुत अच्छा पोजीशन से भारत नहीं है। तो एटलीस्ट हर साल कभी 130, कभी 131, कभी 130, भारत इसी के बीच में रहता है। और जो वन कंट्री में नॉर्वे सबसे नंबर 1 पे रहता है और सबसे लीस्ट जो आता है वो नाइजीरिया, अफ्रीकन कंट्री है नाइजीरिया। अब भाई इस पे और क्वेश्चन देखते हैं कि कॉर्पोरेट जीके से क्वेश्चंस और आया। आरबीआई जो मैंने आपको पढ़ाया था कि विच इज द फॉलोइंग द सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। याद देखिएगा आरबीआई के सब्सिडरी कौन कौन से हैं। आरबीआई के सब्सिडरी में मैं आप बता दूं कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो सब्सिडरी बनाता है, और सब्सिडरी मतलब उसके हेल्पफुल भी। तो आईडीबीआई, याद रखिएगा आईडीबीआई इसके सब्सिडरीज है और इसका सब्सिडरीज है सिडबी। मैंने ऑल इंडिया डेवलपमेंट पढ़ाया था, अब मैंने इसके जो प्रीवियस क्लासेस में आप जाके देखेंगे तो ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक में मैंने बताया था कि आरबीआई का सब्सिडरी आईडीबीआई और आईडीबीआई का सिडबी है। तो याद रखिएगा सब्सिडरी बैंक जो आरबीआई का है वो कहना सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल अगर प्रीवियस क्वेश्चन हमारे आप क्लासेस को देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसी तरह फिर आरबीआई की बात करते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, जैसे हमारे क्लासेस में मैंने बताया था कि आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड। मैंने बताया था कि आरबीआई सेटअप हुआ था 1935 में एज अ फेडरल बैंक एंड इट वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। 1 जैन 1949 में कोई नेशनलाइज्ड हो गया। और इसके जो 5 करोड़ की जो कैपिटल थे, 5 करोड़ की जो कैपिटल थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे शेयर्स को एक्वायर कर लिया और फाइनली ये 100% गवर्नमेंट की बैंक हो गई। नेक्स्ट आइए। अब फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। रिपीट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जीडीपी, जीडीपी में हम जोड़ते हैं एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो ये बन जाता है हमारा नेशनल इनकम बनता है। तो याद रखिएगा नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मैंने फिर बताया कि इस पे सर्विस सेक्टर का। जीडीपी में भी 54% जो है वो सर्विस सेक्टर का। तो जीडीपी और नेशनल इनकम दोनों में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो आपको मिलेगा सर्विस सेक्टर से। देखिए 2 क्वेश्चन सिर्फ नेशनल इनकम से पूछ लिया। अब आई फिर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है जो मैंने क्लास में बताया था आपको सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द वॉचडॉग ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। हर्षद मेहता स्कैंडल घोटाला जो हुआ था, शेयर स्कैंडल, उसके बाद सेबी को फॉर्मेशन किया गया था। 1988 में फॉर्मेशन किया था, लेकिन जब स्टैट्यूटरी बॉडी बना वो 1992 था। आपको ध्यान में रखना है कि पेपर्स में पूछ क्या रहा है। इसमें क्वेश्चन में पूछा एस्टैब्लिश्ड, तो एस्टैब्लिश तो 1988 में हुआ, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ये फाइनली वर्किंग कब से स्टार्ट किया या फाइनली इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कब से बनाया गया, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, तो आप टिक करेंगे 1992 पे आप टिक करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आइए सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा और डिस्कस कर ले। कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे, कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी है,
कुछ क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से है। तो अगर पूरे क्वेश्चंस को आप एनालाइज करेंगे तो 3-4 पिलर से बहुत क्वेश्चन पूछा गया। एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरा इकोनॉमिक नेशनल इनकम के एरिया से, तीसरा बैंकिंग एरिया से क्वेश्चन जा रहा है। कुछ क्वेश्चंस कभी कभी ये ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेन टनल कहां पर है, बैरन आइलैंड्स कहां पर है, इस तरह कोई क्वेश्चन है। जैसे एग्जांपल कि बैरन आइलैंड जो है वो लोकेटेड बिटवीन स्टेट्स अंडमान एंड निकोबार में बैरन आइलैंड्स है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें कॉर्पोरेट जीके भी नहीं, हमें थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा ज्योग्राफी, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, यहाँ से कुछ पॉलिटिकल चीजें हमें पढ़ लेना है। उसके बाद हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न इंडिया, गांधी एरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये थोड़ा सा देख लेना है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 पिलर्स बनाएंगे तब आपका जीएस से क्वेश्चंस बनने लगेगा। और याद रखिएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में यूएनओ से बहुत क्वेश्चंस होते हैं, डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ, ये 3 ऐसे ब्रांचेस हैं जहां से एमबीए में क्वेश्चंस आपको ऑलवेज मिलेंगे। डब्ल्यूटीओ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और तीसरा है यूनाइटेड नेशंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। ये क्वेश्चंस का जो पीडीएफ फाइल है आपको लिंक में मिल जाएगा, वहां से क्वेश्चन देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। हम वीडियो डालते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होगी वो होंगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर, जिसमें हम यूएनओ पे बात करेंगे, हम आईएमएफ पे बात करेंगे, हम डब्ल्यूटीओ पे बात करेंगे, और हम आपको वीडियोस डालते रहेंगे। इंशाअल्लाह आप हमारे वीडियोस को देखकर पेपर को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।